हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी नेट पंद्रह। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम खुशी है और मैं आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे जो भी मेरी इस क्लास को देख रहे हैं। और अगर आपने बाकी की मेरी पुरानी क्लासेस देखी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप अभी देख रहे हो तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी यूजी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, बिगनर हैं, तो उन तक भी मेरी ये क्लास पहुंचा दीजिएगा, उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बिगनर फ्रेंडली एक तरीके से होने वाली है। जो भी अभी इस पेपर को देने जा रहे हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके प्रिपरेशन को, तो उनके लिए खास मैंने ये क्लास रिकॉर्ड करी है, जिससे आपको अ, इस एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। मैंने कोशिश की है कि एक आसान भाषा में मैं आपको एक समझा पाऊँ, छोटे से वीडियो में, जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो हम आगे बात करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचा भी दीजिएगा, ठीक है? बाकी की क्लास में हम जो भी आपने कॉन्टेक्स्ट देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका बेस इससे एकदम क्लियर हो जाएगा इस एग्ज़ाम को लेके, कि आपके दिमाग में क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ, ये पेपर है क्या, ठीक है? तो उसको हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए जानेंगे, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपनी क्लास में आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यूजी नेट के बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो भी हमारी लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके बारे में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूजीसी नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, और फिर उसकी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अ, जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो पता ही होगा ऑफ कोर्स, पर जो नए हैं उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर सब कुछ पता होगा तभी आप अच्छे से पेपर के बारे में जब सब कुछ आपको पता होगा तभी आप पेपर अच्छे से दे पाओगे, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ यूजीसी नेट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहता है। तो यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है? ये नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम होता है जो कंडक्टेड बाय एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब इसको मैं हिंदी में भी आपको बता देती हूँ। यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है जिसे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करती है, ठीक है? राष्ट्रीय पात्रता एक तरीके से। आप इस पेपर को दे के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है? मास्टर्स करने के बाद आप इस पेपर को देते हो, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप हम जानते हुए चलेंगे। उसके बाद उसी में हम बोलते हैं नेट जेआरएफ। तो नेट का मतलब तो ये है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नेट का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसका ये फुल फॉर्म होता है। जेआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है? टॉप कैंडिडेट्स को दिया जाता है। इट प्रोवाइड्स फेलोशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड आल्सो गिविंग एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। जो रिसर्च करने के लिए जाते हैं उनको एक तरीके से स्कॉलरशिप जो मिलती है पीएचडी करने के लिए, उसको हम जेआरएफ कहते हैं। जेआरएफ उन बच्चों का होता है जो टॉप कैंडिडेट होते हैं, जिनका स्कोर हाई होता है, ठीक है? जेआरएफ इज वैलिड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एज पर यूजीसी नॉर्म। ये कुछ समय के लिए ही वैलिड होता है इसका सर्टिफिकेट, ये लाइफ टाइम के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है? तो ये मेन हमारी बात हो गई कि यूजीसी नेट क्या है और जेआरएफ क्या है। नेट हमारी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और जेआरएफ जो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, जो हमें टॉप स्कोर करने के बाद गवर्नमेंट से हमें स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे हम रिसर्च अच्छे से कर पाएँ, ठीक है? उसके लिए हमें सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट एक तरीके से मिलता है, और ये फिक्स टाइम के लिए होता है, जैसे कि 3 साल के लिए, ठीक है? जेआरएफ आपका सर्टिफिकेट सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होता है। आगे बात करते हैं। होप करती हूँ कि आपको नेट और जेआरएफ का मतलब समझ में आ गया होगा।
मुझे पता है कि जो भी पहले से पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो लगेगा कि क्या ही है, बट जो नया-नया जब नए-नए हम इस पेपर को देने के लिए आते हैं तब ज़्यादा नहीं मालूम होता है। बहुत से लोगों ने बताया भी है फर्स्ट, बट मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आसान भाषा में उसको अपने तरीके से जो भी मुझे पता है वो मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो 3 कैटेगरीज़ होती हैं यूजी नेट के पेपर में, उसको हम जानेंगे। 3 कैटेगरीज़ होती है। पहली कैटेगरी होती है जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब होता है नेट, ठीक है? जेआरएफ प्लस नेट। दूसरी कैटेगरी हमारी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली और पीएचडी, ठीक है? सेकंड कैटेगरी हमारी ये होती है। तीसरी हमारी कैटेगरी होती है ना जेआरएफ, ना असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली पीएचडी। ये 3 हमारी कैटेगरी होती है। पहली कौन-सी होती है? जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी, ये तीनों हमें मिलता है। दूसरा होता है नेट और पीएचडी और तीसरा होता है सिर्फ पीएचडी। तो ये 3 कैटेगरी हमारी होती है। कट ऑफ के हिसाब से आपको इसमें से प्रोवाइड होती है। मतलब अगर आपका मान लीजिए कट ऑफ गया है 200 नंबर गया है आपका कट ऑफ 300 में से, तो जिसका सबसे कम होगा जैसे 160 पे आपको मिलेगा कैटेगरी थी, मतलब सिर्फ आप पीएचडी कर सकते हो। दूसरे पे मिलेगा उससे हाई जाएगी, जैसे 180 गई वो नेट की कट ऑफ हो जाएगी, 200 गई वो जेआरएफ की कट ऑफ। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो जेआरएफ को उन लोगों को जेआरएफ मिलता है, उससे कम जो जाती है वो उन लोगों को नेट मिलता है और जो सबसे कम जाती है वो पीएचडी वालों को मिलता है, ओनली पीएचडी वालों को, मतलब कैटेगरी नंबर 3 मिलती है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। Candidate who qualify with high marks awarded JRF fellowship plus eligible for assistant professor. Best for those who want to pursue research and teaching both. ठीक है, मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ कि जिन कैंडिडेट ने हाई मार्क्स पाए हैं, मतलब जिन्होंने क्वालिफाई किया है एग्जाम को हाई मार्क्स में, उनको जेआरएफ लेटर अवार्ड होता है, फेलोशिप। और इसका एलिजिबल क्या होता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आप रिसर्च में भी जा सकते हो। रिसर्च में आप जाओगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है, उससे आप रिसर्च को अपना परस्यू करते हो आगे पीएचडी में, ठीक है? तो ये होता है आपका कैटेगरी नंबर 1 और सबसे बेस्ट आपका कैटेगरी नंबर 1 होता है, जिसमें आपको तीनों चीज़ इकट्ठे मिल जाती है। दूसरा होता है हमारा नेट, जो उससे कम कट ऑफ जाती है। Candidates who qualify but do not get JRF eligible only for assistant professor in university and colleges. ठीक है, जिन्होंने उससे कम कट ऑफ पे क्वालिफाई किया है, मतलब सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब वो इंडिया में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट। आप वैकेंसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो और आप पीएचडी में भी जा सकते हो, बट जेआरएफ वालों को थोड़ी वेटेज ज़्यादा मिलती है नेट के मुकाबले, ठीक है? इसमें फेलोशिप आपको ना के बराबर मिलती है, मतलब कहीं-कहीं मिलती भी है बट कहीं-कहीं नहीं भी मिलती है। बट इसमें जो जेआरएफ का अमाउंट होता है वो लमसम 38,000 के आस-पास होता है और इस नेट में 8 8 से 9,000 रुपए मिलता है आपको। और तीसरी हमारी होती है कैटेगरी नंबर 3, जो कैंडिडेट डू नॉट क्वालिफाई द नेट एग्जाम, नॉट एलिजिबल फॉर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर कैन रीअपियर इन फ्यूचर अटेम्प्ट्स। मतलब अ, इनका ना जेआरएफ क्वालिफाई होता है ना नेट क्वालिफाई होता है, बट जो तीसरी कैटेगरी हमारी ओनली पीएचडी की होती है वो क्वालिफाई होता है, उससे आप अप्लाई कर तो सकते हो, बट अ, एक तरीके से बोलते हैं इससे आपको एडमिशन जल्दी मिलता नहीं है, मिलता आपको वेटेज ज़्यादा इसी से है। तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। अगर नेट भी आपका क्वालिफाई होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो जाते हो आप। तो होप करती हूँ कि आपको ये तीनों कैटेगरी भी आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। अब हम इसकी एज लिमिट जान लेते हैं कि किसी भी पेपर को आप देने जाते हो तो उसकी कुछ आयु सीमा होती है, उनके नॉर्म्स के हिसाब से, तो हम उसको भी जान लेते हैं। तो जेआरएफ की मैक्सिमम एज होती है 30 साल, मतलब आप 30 साल के जब तक होते हो तब तक आप पेपर दे सकते हो और आपको जेआरएफ 30 साल की उम्र तक ही मिलता है, उसके बाद आपको नहीं मिलता।
ठीक है, उसके बाद आप नेट का पेपर आप दे सकते हो कितनी भी आयु तक, बट आपको जेआरएफ 30 साल की उम्र तक ही मिलता है, मतलब स्कॉलरशिप आपको 30 साल की उम्र तक ही मिलेगा। और 5 साल का रिलैक्सेशन होता है रिजर्व कैटेगरी के लिए और महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये हो गई एज लिमिट की बात। एक बार मैं आपको क्लियर फिर बता देती हूँ कि जेआरएफ आपको मैक्सिमम 30 साल तक की उम्र तक के लोगों को ही मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। बट नेट आप जब फॉर्म भरोगे तो जेआरएफ वाली कैटेगरी अगर आप 30 साल के ऊपर हो तो खुद ब खुद हट जाएगी जब आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे अपनी। उसके बाद लेकिन नेट का पेपर आप चाहे 50 साल के हो चाहे 60 साल के हो, आप कभी भी दे सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि इसमें सरकार आपको स्कॉलरशिप देती है, इसीलिए इसकी एक आयु सीमा है, ठीक है। अधिकतम 30 वर्ष, आरक्षित वर्ग के लिए 5 वर्ष छूट प्लस महिलाओं के लिए छूट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एज रिलैक्सेशन। जेआरएफ मिनिमम 30 साल तक और नेट आप जीवन भर दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि जेआरएफ आपका जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है, जब आप क्वालिफाई करते हो तो नेट का सर्टिफिकेट अलग आता है, जेआरएफ का अलग आता है। जेआरएफ का सर्टिफिकेट आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद मतलब जिस दिन से आपका रिजल्ट आउट हुआ है उस डेट से लेके अगले 3 साल तक आप अगर किसी भी कॉलेज में पीएचडी करने के लिए एनरोल कर लेते हो तो आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर वो 3 साल बीत गए तो वो अवार्ड लेटर किसी भी काम नहीं आएगा। ये इसका एक कंडीशन होता है कि 3 साल तक ये जेआरएफ का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। उसके बाद अगर आपने तब तक एनरोल नहीं किया 3 साल के अंदर तो आपका ये इनवैलिड हो जाता है, मतलब फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वहीं अगर नेट के सर्टिफिकेट की बात करें, दोनों सर्टिफिकेट अलग-अलग आते हैं। अगर नेट की बात करें तो नेट का सर्टिफिकेट आपका जीवन भर के लिए वैलिड होता है, मतलब आपको मरते दम तक आपका वो वैलिड रहेगा। जब तक आपकी मतलब आपका जब तक जीवन है तब तक वो वैलिड होगा आपके लिए, ठीक है, नेट का सर्टिफिकेट। बट जेआरएफ का 3 साल के लिए ही वैलिड होता है। तो ये हो गई इसकी बात। और दोनों पेपर एक ही होते हैं, बस कट ऑफ का फ़र्क होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें जो पेपर्स होते हैं उनके बारे में। आपको पता चल गया यूजी नेट क्या है, यूजी नेट की कैटेगरी क्या है और जेआरएफ आपको कैसे मिलता है, उसकी टाइम लिमिट क्या है, उसका एज क्या है, एज लिमिट क्या है। आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब तक। अब बात करते हैं हमारे पेपर्स की। हमारे 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 हमारा कॉमन पेपर होता है, जनरल पेपर होता है जिसे सभी बच्चे देते हैं। और पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो भी सब्जेक्ट में आपने एमए किया है, वो सब्जेक्ट आपको इसमें चूज़ करना होता है फॉर्म को फिल करते समय, उसी में आप इसका पेपर देते हो, एग्ज़ाम इसका देते हो। पेपर 1 आपका जनरल पेपर होता है, इसमें आपका 50 क्वेश्चन्स आते हैं एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है? और एक पेपर आपका 2 नंबर कैरी करता है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 50 क्वेश्चन आपका है तो वो 100 मार्क्स का हो जाता है। और वहीं पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो 2 नंबर कैरी करेगा तो वो 200 मार्क्स का हो जाएगा और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, और ये दोनों साथ में ही आपके होते हैं टोटल 300 मार्क्स के, ठीक है। और इसका टाइम क्या होता है, 3 घंटे आपको मिलते हैं पेपर देने के लिए, मतलब 180 मिनट मिलते हैं। और ये आपका कंप्यूटर पे होता है, मतलब एक साथ ही पेपर होता है। ऐसा नहीं कि पेपर 1 आपके लिए आपको 1 घंटा अलग मिलेगा, पेपर 2 के लिए 2 घंटे अलग, ऐसा नहीं होता। दोनों पेपर एक साथ ही होते हैं, 150 क्वेश्चन 1 से लेके 150 तक, ठीक है। दोनों पेपर एक साथ होते हैं। पेपर 1 कॉमन होता है जिसमें मैथ, बीआई, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ऐसी 10 यूनिट्स होती हैं जो सभी को पढ़नी होती हैं और सभी को इसका पेपर देना होता है। बट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वो केवल आपका वही सब्जेक्ट होता है जिसमें आपने मास्टर्स किया है अपना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इसका मोड क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब
कंप्यूटर रहेगा आपके सामने और आपको उसमें ऑप्शन टिक करने रहेंगे और सेव करके आगे बढ़ना रहेगा। मतलब कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी मोड होता है एक तरीके से। और जैसा कि मैंने बताया, एक एक क्वेश्चन 2 मार्क को कैरी करता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है? तो आप को कोई क्वेश्चन अगर जैसे नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, तो आप तुक्का भी मार सकते हो नेगेटिव मार्किंग से डरे बिना। ठीक है? तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बहुत बच्चे मैंने देखा है कि कमेंट करके पूछते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, बार बार पूछते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होती है। और एक क्वेश्चन 2 मार्क को कैरी करता है, मतलब आपका टोटल 300 नंबर का क्वेश्चन होता है। और इस पेपर को दे कौन सकता है? जिसने बैचलर्स किया हो, 4 साल का बैचलर्स जिसने किया हो, लास्ट ईयर में हो, वो दे सकता है। पर उसको जेआरएफ नहीं मिलता है। ठीक है? वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होता है, उसको मास्टर्स करना ही पड़ेगा। और फिर आप जिसने मास्टर्स किया है वो तो दे ही सकता है। तो बेस्ट यही होता है कि आपने ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया और फिर आपने नेट का पेपर देके क्वालिफाई किया, फिर आपने पीएचडी में एनरोल किया या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई किया। तो ये आपका पूरा सिनेरियो होता है स्टार्ट से लेके एंड तक, कि आप का पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है, कैसे नहीं होता। हमने जाना यूजी नेट के बारे में, जेआरएफ के बारे में, एज लिमिट के बारे में, कौन दे सकता है, कैटेगरीज के बारे में, और कितने मार्क्स के पेपर्स होते हैं और कौन-कौन से पेपर होते हैं। ठीक है? अब जैसे हमारा हिंदी का पेपर होता है, तो मैं आपको हिंदी के बारे में बताती हूँ। हिंदी में भी 10 यूनिट होती है। आपको सिलेबस अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। वहाँ आपको यूजी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ठीक है? बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो आप क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा। क्लास हमारी अब कुछ दिनों में रेगुलर चलेगी, हम जिसमें अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को और इम्पोर्टेंट सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं और हमारा जो सिलेबस है उसको हम पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा रीतिकाल तक कंप्लीट हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक में, उसको भी हम आगे कंटिन्यू करके खत्म करेंगे। आधुनिक काल हमारा सिर्फ बचा है, उसको हम कंटिन्यू करके खत्म करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक क्लास को देखा है, तो अगर अभी तक देखा है तो क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है? तो होप करती हूँ कि आपकी तरफ से भी पॉजिटिव फीडबैक आएगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। और अगर आपका एक बात और, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे मुझे पूछ सकते हो। ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जल्दी हमारी क्लास होगी। और अगर आपको क्लास की टाइमिंग वगैरह जानने के लिए वो जाननी हो तो आप हमारे